इस टापू पर जो हो रहा है वो किसी एक्सीडेंट का हिस्सा नहीं है। यहाँ हर चीज के पीछे कोई न कोई राज छुपा है और जो लोग इस सच के करीब जाते हैं वो बदल जाते हैं। अगर तुम यहाँ पहली बार आए हो तो चिंता मत करो, पूरी कहानी यहीं से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर डिटेल में जानना है तो पार्ट 1 और 2 जरूर देख लेना। प्लेन क्रैश के बाद शुरुआत में हर कोई बस यही समझने की कोशिश करने में लगा रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था एक बात साफ होती जा रही थी कि ये जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसी बीच जैक बिना रुके हर घायल को संभाल रहा था, लोगों को जिंदा रखने के लिए जो कर सकता था वो कर रहा था और धीरे धीरे बिना कुछ कहे ही सब उसे अपना लीडर मानने लगे। लेकिन असली बात ये थी कि जो दिख रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि इस टापू पर खतरा सिर्फ बाहर नहीं था बल्कि कुछ ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर सबको बदल रहा था। और यहीं पर एक चीज साफ दिखती है कि जैक खुद इस जिम्मेदारी के साथ पूरी तरह सहज नहीं था। वो आगे तो बढ़ रहा था लेकिन अंदर कहीं रुक भी रहा था, जैसे उसके पास्ट की कोई बात उसे खुलकर ये जिम्मेदारी लेने से रोक रही हो। और यही बात हमें सीधे उसके पास्ट की तरफ ले जाती है। जब वो बच्चा था और उसने अपने एक दोस्त को स्कूल में बुरी तरह पिटते देखा था, उस वक्त उसने बिना सोचे बीच में कूदकर दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ गई और वो खुद भी बुरी तरह पिट गया। उस दिन उसे लगा था कि उसने सही किया है, लेकिन असली असर तब हुआ जब वो घर पहुंचा, जहां उसे अपने पिता से शाबाशी नहीं मिली बल्कि एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने उसे अंदर से हिला दिया। उसके पिता एक बड़े सर्जन थे जिनके हर फैसले पर किसी की जान टिकी होती थी, इसलिए वो हर वक्त दबाव में रहते थे। और उसी सोच से उन्होंने जैक को समझाया कि हर लड़ाई में कूदना समझदारी नहीं होती, कई बार पीछे रहना ही सही फैसला होता है। और यही बात जैक के अंदर गहराई से बैठ गई, जिसकी वजह से अब वो खुद एक डॉक्टर बन चुका था, तो वही डर और वही दबाव उसे हर बड़े फैसले से पहले रोकने लगता था। फिर कुछ समय बाद अचानक उसके पिता सिडनी चले गए, जैसे वो सब कुछ छोड़कर भागना चाह रहे हो। तब उसकी माँ ने उसे मजबूर किया कि वो जाकर उन्हें वापस लेकर आए। और काफी समय बाद जब जैक उनसे मिलने होटल पहुंचा तो जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने टेबल का ड्रॉर खोला तो उसके अंदर शराब की बोतल और दवाइयां पड़ी हुई थीं, जिससे साफ था कि पिछले कुछ दिन ठीक नहीं रहे। स्टाफ ने भी बताया कि उसके पिता लगातार शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। उनका सामान कमरे में था लेकिन वो खुद गायब थे और यही बात उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। कुछ देर बाद वही खबर आती है जिसका डर उसे पहले से था। शहर के एक कोने में उनके पिता की लाश मिलती है। ज्यादा शराब की वजह से हार्ट अटैक हुआ था और जब जैक उन्हें उस हालत में देखता है तो इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और वहीं पूरी तरह टूट जाता है, जैसे उसके अंदर जमा सब कुछ एक साथ बाहर निकल आया हो। और उसी हालत में उसने फैसला कर लिया कि वो अपने पिता को वापस घर लेकर जाएगा और उन्हें पूरा सम्मान देकर अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन ये इतना सीधा नहीं था, क्योंकि उसे अधिकारियों से बहस करनी पड़ी। बार बार समझाना पड़ा कि वो अपने पिता को ऐसे छोड़ नहीं सकता। काफी कोशिशों के बाद उसने सब इंतजाम किए और किसी तरह उन्हें साथ ले जाने में सफल हुआ। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जैक समंदर के किनारे बैठा होता है, चुप खोया हुआ, अपने पुराने पलों में उलझा हुआ। तभी अचानक चार्ली भागते हुए आता है और जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, क्योंकि खबर मिली थी कि कोई समंदर में डूब रहा है। ये सुनते ही जैक बिना एक सेकंड गंवाए सीधे पानी में कूद जाता है और तेजी से उस डूबते हुए इंसान की तरफ तैरने लगता है। लेकिन वहां पहुंचकर हालात और उलझे हुए नजर आते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसे बून दिखाई देता है जो खुद किसी को बचाने के लिए पानी में कूदा था, लेकिन तैरना ठीक से नहीं आने की वजह से खुद ही फंस गया था। और यही बात चौंकाती है, क्योंकि यही बून पहले बड़े भरोसे से कह रहा था कि उसे लाइफ गार्ड का अनुभव है, लेकिन उस वक्त सच कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा था। और यहीं से सिचुएशन और भारी हो जाती है, क्योंकि बून खुद को सही साबित करने में लगा रहता है और जैक से कहता है कि उसे छोड़कर पहले असली डूबते इंसान को बचाना चाहिए था। लेकिन उस पल जैक ने वही किया जो उसे सही लगा। उसने सोचा पहले बून को सुरक्षित किनारे पहुंचा दे और फिर तुरंत वापस जाकर दूसरे इंसान को भी बचा ले। उसे लगा था कि वो दोनों को संभाल सकता है, लेकिन यही एक अंदाजा गलत साबित हो जाता है और जब तक वो वापस लौटता है तब तक दूसरा आदमी पानी में डूब चुका होता है। और यही बात जैक को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि इतने समय में उसने उस इंसान से ठीक से बात तक नहीं की थी और एक फैसले की वजह से उसकी जान चली गई। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैक इस बात को मान ही नहीं पाता। तभी उसकी नजर फिर दूर समंदर की तरफ जाती है और उसे वहीं अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। केट को कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो समझ जाती है कि जैक की हालत ठीक नहीं है और शायद थकान और तनाव की वजह से वो ऐसी चीजें देख रहा है। जैक इस पर कुछ बोले बिना खुद को काम में उलझा देता है, लेकिन बात यहीं
कहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि तभी हर्ली आकर बताता है कि उनका मीठा पानी अब बहुत कम बचा है। और साथ ही चार्ली भी याद दिलाता है कि जो जंगली सुअर उन्होंने पहले पकड़ा था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। मतलब अब हालत साफ थी कि खाने और पानी दोनों की कमी सामने खड़ी है, और अगर ये बात पूरे कैंप में फैल गई तो सीधा अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए दोनों की नजर सीधे जैक पर जाती है कि वो कुछ फैसला ले, लेकिन ये सुनते ही जैक अंदर से भड़क जाता है और साफ मना कर देता है कि वो कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि एक गलत फैसले का बोझ वो पहले ही उठा रहा है। इसके बाद वो अकेले जाकर बैठ जाता है और सुबह जो हुआ था वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता है और वो टूटने लगता है। तभी बून वहां आकर उल्टा उसी पर इल्जाम डालता है कि उसकी वजह से वो आदमी मरा, जबकि सच ये था कि बून खुद ही उस हालत की वजह बना था। लेकिन जैक बहस करने के बजाय वहां से उठकर चला जाता है, जैसे वो और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। थोड़ी दूर जाते ही उसे फिर वही अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और इस बार वो बिना सोचे उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ता है, जैक के कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसका अपना पिता खड़ा होता है। ये देखकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि उसका पिता बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। उधर कैंप में हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। जब क्लेयर की तबीयत खराब हो जाती है, उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। चार्ली और माइकल उसे तुरंत टेंट में ले जाते हैं, लेकिन जब चार्ली पानी लेने जाता है तब पता चलता है कि जो थोड़ा बहुत मीठा पानी बचा था वो भी कोई चुरा चुका है। ये खबर तुरंत सईद और लॉक तक पहुंचती है और लॉक फैसला करता है कि वो जंगल में जाकर पानी ढूंढेगा, क्योंकि उस वक्त जैक कैंप में नहीं होता। इसलिए केट और सईद को वहीं रुककर बाकी लोगों को संभालना पड़ता है। इसी बीच हर्ली को कोरियन कपल के पास मीठा पानी दिखता है और पूछने पर जिन बताता है कि ये पानी उसने सॉयर से लिया था। पहले भी सॉयर चीजें इकट्ठा करता रहा है, इसलिए शक उसी पर जाता है। केट और सईद बिना शोर मचाए उस पर नजर रखते हैं और जैसे ही सॉयर अपने छुपाए हुए सामान के पास पहुंचता है, केट उसे पकड़ लेती है। लेकिन जब उसकी चीजें चेक की जाती हैं तो वहां सिर्फ रोजमर्रा का सामान निकलता है और जो पानी उसके पास होता है वो भी उसने पहले से रखा हुआ था, जिसे उसने खाने के बदले में जिन को दिया था। यानी चोरी उसने नहीं की थी, बल्कि वो उल्टा इस बात पर हंस देता है। वो हंसते हुए कहता है कि जल्द ही बारिश होने वाली है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके इस अंदाज से साफ लगने लगता है कि कैंप के अंदर हालात धीरे धीरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। और उधर जंगल में जब जैक होश में आता है तो उसे फिर वही महसूस होता है कि उसका पिता कहीं आगे जा रहा है। वो बिना रुके उसके पीछे चल पड़ता है, जैसे उसे बस एक ही जवाब चाहिए जो अंदर से उसे चैन नहीं लेने दे रहा। थोड़ी दूर जाकर उसे सच में अपने पिता की परछाई दिखती है और वो उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ खाली हवा में जाता है और उसी पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो ढलान पर लुढ़कता हुआ सीधे एक खतरनाक किनारे तक पहुंच जाता है। वहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिट्टी बार बार खिसकती है और वो हर बार नीचे फिसल जाता है। तभी अचानक एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे खींचकर ऊपर निकाल लेता है। ये लॉक होता है। बचने के बाद जैक के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आती है, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा कि अभी जो हुआ वो डर था या राहत। लॉक बिना घबराहट के अपने तरीके से शांत रहता है और आसपास की पत्तियों से धीरे धीरे ओस इकट्ठा कर रहा होता है। जैक पहली बार खुलकर उसे बताता है कि उसने अपने पिता को देखा है। आमतौर पर कोई भी इसे थकान या दिमाग का खेल मान लेता, लेकिन लॉक अलग तरीके से सोचता है। वो सीधे कुछ साबित नहीं करता, बल्कि इशारों में ये समझा देता है कि इस जगह को साधारण नजर से नहीं देखा जा सकता, जैसे यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो सीधा समझ में नहीं आता। इतना कहकर वो फिर अपने काम में लग जाता है और आगे बढ़ जाता है। जैक को अकेला छोड़ देता है ताकि वो खुद समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात होते होते जैक फिर उसी सोच में खो जाता है। आग के सामने बैठा वो अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। वो तुरंत मुड़कर देखता है और फिर वही चेहरा दिखाई देता है। इस बार वो रुके बिना मशाल उठाता है और उसके पीछे चल पड़ता है। वो उसे चलते चलते एक बड़ी सी गुफा तक ले जाता है। अंदर पहुंचकर जैक देखता है कि वहां साफ पानी भरा हुआ है, लेकिन आसपास का माहौल अजीब है, क्योंकि उस पानी में खिलौने तैर रहे होते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे समझ आता है कि ये दरअसल प्लेन के टूटे हुए हिस्सों के बीच की है। और तभी उसकी नजर अपने पिता के ताबूत पर पड़ती है। वो बिना देर किए उसे खोल देता है, लेकिन जब जैक ताबूत खोलता है तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता और उसी पल उसके दिमाग में और ज्यादा
ज्यादा सवाल उठने लगते हैं कि उसने जो देखा वो सच था या कुछ और। गुस्सा और उलझन एक साथ बाहर आने लगते हैं और वो ताबूत को तोड़ देता है, जैसे वो सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि अपने अंदर जमा हर बोझ को तोड़ रहा हो। उधर उसी समय कैंप में हालात अलग तरफ बिगड़ रहे होते हैं, क्योंकि बून चुपके से क्लेयर को पानी दे रहा होता है और तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है। यहीं पर सच सामने आता है कि पानी उसी ने छुपाया था। जैक के वहां न होने पर उसने खुद ही तय कर लिया था कि पानी किसे और कैसे मिलेगा, और उसी सोच में उसने उसे छुपा दिया। लेकिन उसकी ये हरकत सबको गुस्सा दिला देती है और बात बढ़ने ही वाली होती है कि तभी जैक वापस आ जाता है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। इस बार जैक पहले जैसा नहीं दिखता, क्योंकि गुफा में जो कुछ हुआ उसने उसके अंदर कुछ बदल दिया होता है। अब वो पीछे हटने वाला नहीं होता, बल्कि सीधे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो सबको बताता है कि उसे पानी का एक सही स्रोत मिल गया है और अगली सुबह वो खुद लोगों को लेकर वहां जाएगा। उसकी आवाज में इस बार साफ भरोसा होता है और पहली बार वो बिना हिचक अपने आप को लीडर की तरह सामने रखता है। अगले दिन सुबह जैक, केट, चार्ली और लॉक एक साथ गुफा की तरफ निकलते हैं और पीछे खड़ी सन चुपचाप उन्हें देखती रहती है। उसके हाथ में कुछ फूल और पत्ते होते हैं, जैसे वो इस पूरे बदलते माहौल को महसूस कर रही हो। उधर जहां जैक और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है और थोड़ी उम्मीद नजर आने लगती है, वहीं कैंप में चीजें फिर से बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि जिन अपने ही अंदाज में सबसे अलग रहता है और सन को भी बाकी लोगों से दूर रखता है, जैसे उसे किसी पर भरोसा ही नहीं है। तभी समंदर किनारे माइकल अपने बेटे वॉल्ट के साथ खड़ा होता है और दोनों शांत तरीके से बात कर रहे होते हैं कि अचानक जिन गुस्से में वहां पहुंचता है और बिना कुछ समझाए सीधे माइकल पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़कर पानी में दबाने की कोशिश करता है, जैसे वो उसे खत्म करना चाहता हो। वॉल्ट बीच में आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे जोर से हटा देता है। सन दूर खड़ी बस चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती रह जाती है और तभी सॉयर और सईद बीच में आकर किसी तरह जिन को काबू में करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि माइकल खुद भी समझ नहीं पाता कि अचानक ये सब कैसे हो गया। और यही बात आगे और बड़ी परेशानी बनने वाली थी। भाषा की दिक्कत भी बीच में थी, इसलिए जिन अपनी बात ठीक से रख ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसने जो किया वो सबने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए सईद उसे बांध देता है ताकि पहले सच साफ हो सके। थोड़ी देर बाद उसके हाथों पर निशान पड़ने लगते हैं तो सन चुपचाप उसकी देखभाल करती है, लेकिन जिन फिर भी गुस्से में ही रहता है और किसी की मदद ठीक से स्वीकार नहीं करता। इसी बीच वॉल्ट दूर बैठा उसे देखता रहता है और माइकल तुरंत बेचैन होकर उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जिन उसके बेटे के सामने उसके बारे में कुछ गलत न कह दे। भले ही दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन माइकल के दिमाग में ये डर बैठ गया था कि कहीं उसका बेटा उसे गलत न समझ ले। वॉल्ट खुद भी उलझा हुआ था कि जिन उनसे इतना नाराज क्यों है, और यही बात माइकल के अंदर पुरानी बातें जगा देती है। उसे लगता है शायद वॉल्ट की माँ ने उसके बारे में कुछ गलत बताया होगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं था। बस दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि गलत फहमियां अपने आप बनती जा रही थी। दूसरी तरफ सन धीरे धीरे समझने लगती है कि जिन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह सब कुछ और खराब होगा। फिर भी जिन अपनी बात पर अड़ा रहता है और माइकल को ही गलत मानता है। अब कहानी फिर गुफा की तरफ आती है, जहां जैक, केट, चार्ली और लॉक पानी इकट्ठा करने पहुंच चुके होते हैं। केट और जैक काम में लग जाते हैं और लॉक अपने तरीके से आसपास ध्यान देता रहता है, लेकिन चार्ली चुपके से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी लत को रोक नहीं पा रहा होता और थोड़ा ड्रग लेने की सोचता है। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है, लॉक अचानक पीछे से आकर उसे रोक देता है और बिना घबराए उसे बिल्कुल स्थिर खड़े रहने को कहता है। चार्ली पहले तो समझ नहीं पाता और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे चुप रहने का इशारा करता है और हिलने से मना करता है। तभी जैक और केट भी वहां पहुंच जाते हैं और तब साफ होता है कि चार्ली अनजाने में मधुमक्खियों के एक बड़े छत्ते के ठीक नीचे खड़ा है और अगर उसने जरा सा भी हिला तो पूरा झुंड उन पर टूट सकता है। जैक जल्दी से एक छोटा बैग उठाता है और पूरे ध्यान से छत्ते को ढकने की कोशिश करता है ताकि हालात किसी तरह कंट्रोल में आ जाएं, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ सकती है। लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधे चार्ली को डंक मार देती है और अचानक हुए उस दर्द से उसका पैर हिल जाता है। बस उसी एक पल में सब बिगड़ जाता है, छत्ता टूट जाता है और पूरा झुंड बेकाबू होकर उन पर टूट पड़ता है। अब सोचने का समय नहीं बचता और चारों अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागते हैं। जैक और केट तेजी से गुफा के अंदर घुसते हैं और तुरंत अपने कपड़े उतार लेते हैं ताकि मधुमक्खियों से बच सकें। अंदर थोड़ी सांस लेने की जगह मिलती है,
लेकिन तभी केट की नजर एक सूखी हुई लाश पर पड़ती है और वो एकदम रुक जाती है। जैक भी ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कंकाल जैसे शरीर पड़े हैं, जैसे किसी ने उन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया हो और फिर कभी लौट कर नहीं आया हो। अजीब बात यह थी कि इस जगह पर यह सब अब उतना अटपटा नहीं लगता जितना शुरुआत में लगता था। जैक अंदाजा लगाता है कि ये लोग कई दशकों पहले मरे होंगे क्योंकि उनके शरीर सिर्फ हड्डियों में बदल चुके थे। वो उनके पास पड़े एक छोटे कपड़े के बैग को उठाता है। उसके अंदर से काला और सफेद रंग का पत्थर निकलता है जो किसी पुराने खेल या किसी संकेत की तरह लगते हैं। इन दोनों पत्थर को याद रखिएगा दोस्तों। जैक बिना कुछ बोले उन्हें चुपचाप अपने पास रख लेता है, जैसे अभी वो ये सब किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तभी बाहर से लॉक और चार्ली भी किसी तरह बचते बचाते गुफा के अंदर आ जाते हैं। मधुमक्खियां अब भी चार्ली के पीछे लगी होती हैं और उसके शरीर पर कई जगह डंक लग चुके होते हैं। दर्द साफ दिख रहा होता है, फिर भी वो केट के कपड़े उठाकर उसे पहनने को कहता है। जैक सबको शांत करते हुए बताता है कि जो कंकाल मिले हैं वो शायद एक आदमी और एक औरत के हैं। लॉक इसे अपने तरीके से देखता है और कहता है कि जैसे ये इस जगह के सबसे पहले लोग रहे हों। उसके इस नजरिए से माहौल और भी अजीब लगने लगता है। इसके बाद जैक और केट पानी भरकर वापस जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब कैंप को इसकी जरूरत है। जबकि लॉक रुकने का फैसला करता है ताकि वो चार्ली के साथ मिलकर प्लेन के टूटे हिस्सों में कुछ काम की चीजें ढूंढ सके। इसी दौरान जैक के दिमाग में एक नया ख्याल आता है कि अगर बार बार यहाँ आना पड़ रहा है तो क्यों ना सब लोग यहीं आकर रहें, क्योंकि यहाँ पानी भी है और जगह भी काफी सुरक्षित लगती है। लेकिन केट को इस बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ये फैसला इतना आसान नहीं है। उधर चार्ली अपने अंदर चल रही लड़ाई से जूझ रहा होता है और फिर से ड्रग लेने का सोचता है, जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहा हो। लेकिन लॉक उसे बीच में ही रोक देता है और इस बार उससे उसके म्यूजिक की बात करता है। उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक नशे का आदी इंसान नहीं बल्कि एक म्यूजिशियन है और वही उसकी असली पहचान है। ये सुनकर चार्ली के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आती है क्योंकि उसके लिए गिटार और म्यूजिक ही सब कुछ था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से उसी लत की तरफ खींचने लगता है जैसे वो खुद से ही हारता जा रहा हो। इस बार लॉक सीधे उससे ड्रग्स मांग लेता है और बिना घुमाए साफ कह देता है कि अगर वो इसे नहीं छोड़ेगा तो ये धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। वो उसकी मदद करना चाहता है, न कि उसे जज करना। शुरुआत में चार्ली हिचकिचाता है, जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि छोड़ पाएगा या नहीं। लेकिन लॉक के लगातार समझाने पर आखिरकार वो ड्रग्स उसके हाथ में दे देता है और उसी पल उसके अंदर जैसे कुछ हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और तभी उसे एक गिटार मिल जाता है, जैसे जिंदगी उसे उसी चीज की तरफ वापस धकेल रही हो जो सच में उसके लिए मायने रखती थी। वो हंस पड़ता है लेकिन आंखों में आंसू भी आ जाते हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया था और अब क्या वापस मिल रहा है। दूसरी तरफ जब जैक और केट पानी लेकर कैंप में लौटते हैं तो सईद बिना देर किए पानी उठाकर पीता है क्योंकि सब बहुत प्यासे थे। लेकिन जैसे ही जैक ये बात रखता है कि वो सबको गुफा में शिफ्ट करने का सोच रहा है, माहौल तुरंत बदल जाता है और सब एक नए फैसले के सामने खड़े हो जाते हैं। गुफा में रहने का उसका आइडिया सबको सही नहीं लगता। सईद साफ कहता है कि अगर वो लोग समुद्र किनारे से हट गए तो गुजरते जहाज या विमान उन्हें देख नहीं पाएंगे। उसके लिए वहीं रुकना मतलब उम्मीद जिंदा रखना था, जबकि गुफा में बसना उसे ऐसा लगता है जैसे वो इस जगह को अपना घर मान ले, यानी बाहर निकलने की कोशिश छोड़कर समझौता कर ले। यहीं से बात 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग जैक के साथ गुफा जाने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वहां पानी और सुरक्षा दोनों मिलते हैं, जबकि माइकल, सॉयर जैसे लोग और केट भी समुद्र किनारे ही रुकना चाहते हैं क्योंकि उनका ध्यान अभी भी सिर्फ बच निकलने पर है। इसी बीच माइकल लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है और तभी सन उसके पास आती है। माइकल पहले से ही थोड़ा चिढ़ा हुआ रहता है और उसे लगता है कि फिर वही भाषा की परेशानी होगी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है क्योंकि सन अचानक साफ अंग्रेजी में बात करने लगती है और माइकल कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। यहीं से सन की कहानी धीरे धीरे खुलने लगती है। वो किसी आम परिवार से नहीं बल्कि एक अमीर और ताकतवर घर से आई थी जहां फैसले सिर्फ उसके पिता लेते थे। जिन उसकी जिंदगी में आया तो दोनों के बीच सच्चा लगाव था, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। सन जानती थी कि उसके पिता इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो जिन के साथ भाग जाने तक के बारे में सोच चुकी थी। लेकिन जिन का नजरिया अलग था। वो चाहता था कि सन के पिता उसे खुद स्वीकार करें। उसने खुद को साबित करने का रास्ता चुना और आखिरकार सन के पिता मान भी गए, लेकिन इसके बदले जिन को उनके लिए काम करना पड़ा। शुरुआत में सब ठीक लगा,
क्योंकि जिन का इरादा साफ था कि वो पैसे जोड़कर सन के साथ अलग जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन धीरे धीरे वही काम उसे बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा सख्त और अंदर से दूर होता गया। सन के लिए वो अब वैसा नहीं रहा था, क्योंकि जहां पहले एक साधारण सा सफेद फूल उसे खुश कर देता था, वहीं अब उसकी जगह महंगे तोहफे और खामोशी ने ले ली थी। और सबसे भारी बात ये थी कि जिन का काम साफ नहीं था। कई बार वो खून से सन्ना घर लौटता था। भले ही वो खून उसका खुद का नहीं होता था, लेकिन सन के लिए ये सब सहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वो इस माहौल से बाहर निकलना चाहती थी, जबकि जिन उसी में और गहराता जा रहा था और उसे लगता था कि वो ये सब उनके बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। लेकिन यही सोच दोनों के बीच दूरी बढ़ाती चली गई। आखिरकार सन ने खुद ही रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसने छुपकर अंग्रेजी सीखी, भागने की पूरी योजना बनाई और नकली पहचान तक तैयार कर ली। उसका प्लान साफ था कि एयरपोर्ट से ही गायब हो जाएगी और कुछ साल बाद सबको लगेगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन जिस दिन वो एयरपोर्ट पहुंची और उसने जिन को देखा, तो उसके हाथ में वही साधारण सा सफेद फूल था जो कभी उनके रिश्ते की शुरुआत का हिस्सा था। उसी एक पल में सन का मन हिल जाता है, जैसे उसने अचानक वही पुराना जिन फिर से देख लिया हो। और यहीं उसकी सारी तैयारी और हिम्मत एक साथ टूटने लगती है। आखिरकार उस पल पर उसका दिल भारी पड़ता है और वो भागने का प्लान छोड़ देती है और जिन के साथ उसी फ्लाइट में चढ़ जाती है, क्योंकि हालात चाहे कितने भी उलझे क्यों ना हो, उसके अंदर उसके लिए प्यार अब भी जिंदा था। अब कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है, जहां वो माइकल को साफ अंग्रेजी में सब समझाती है कि जिन ने उस पर हमला क्यों किया। असली वजह एक सोने की घड़ी थी जो माइकल को किनारे पर मिली थी। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि सन के पिता की थी। और उसके पिता ऐसे इंसान थे जिनके लिए इज्जत का मतलब बहुत खतरनाक हद तक जाता था। जिन उसी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि वो उस आदमी को भी मार सकता था जिसके पास वो घड़ी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसका फर्ज है। सन चाहती थी कि माइकल इस मामले को यहीं खत्म कर दे, ताकि जिन आगे और कुछ गलत न कर बैठे। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो हालात को और बिगड़ते नहीं देखना चाहती। माइकल कुछ पल चुप रहता है, जैसे वो हर बात को जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अभी जो उसने सुना वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपा पूरा डर और दबाव था। लेकिन फिर वो फैसला लेता है और वही करता है जो उस वक्त जरूरी था। वो घड़ी वापस जिन को दे देता है और साफ शब्दों में समझा देता है कि उसने ये चुराई नहीं थी, बल्कि उसे ये किनारे पर मिली थी। साथ ही वो उसे ऐसे अंदाज में रोकता है जिससे साफ हो जाए कि अब वो या उसका परिवार उसके रास्ते में नहीं आएगा। इसके बाद वो खुद ही उसकी हथकड़ी काट देता है। उस पल जिन का गुस्सा जैसे अचानक थम जाता है और वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला अब डरने वाला नहीं है। और यहीं पर बिना और कुछ कहे ताकत का संतुलन बदल जाता है। बात बढ़ सकती थी, लेकिन वहीं खत्म हो जाती है। रात होते होते दोनों जगहों पर अलग अलग माहौल बन जाता है। जैक अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गुफा में पहुंचता है और वहीं से उनके रहने का एक नया सिलसिला शुरू होता है। लोग धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाने लगते हैं, जैसे वो इस नई जगह को अपनाने की कोशिश कर रहे हों। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग समुद्र किनारे ही रुकते हैं और वहां आग जलाकर रात गुजारने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां रहना अभी भी उम्मीद से जुड़ा हुआ था। अब ग्रुप साफ दो हिस्सों में बंट चुका होता है और हर किसी ने अपने डर, अपनी सोच और अपनी जरूरत के हिसाब से सबने अपना रास्ता चुन लिया होता है। कोई सुरक्षा चाहता है तो कोई बाहर निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। और इसी बंटवारे के साथ एक नई शुरुआत होती है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये टापू सिर्फ जिंदा रहने की जगह नहीं है। ये धीरे धीरे हर इंसान को अंदर से बदलने वाला है। आगे जो होने वाला है उसमें फैसले और मुश्किल होंगे और उनके नतीजे उससे भी ज्यादा भारी पड़ेंगे। इसलिए अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे कौन संभल पाएगा और कौन टूट जाएगा, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट यहीं से शुरू होगा और कहानी और भी गहरी होने वाली है।